नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्वैत एजुकेशन में। और पिछले कुछ दिनों में जो खबर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा, वो है क्या वेनेजुएला पर यूएस ने या डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा तो नहीं कर लिया। क्या वेनेजुएला एक अलग देश जो है, जिसकी खुद की अपनी गवर्नमेंट है, खुद की अपनी संविधान है, संप्रभुता है, क्या कहीं वह अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं बन गया? क्या यह एक नव उपनिवेशवाद या जिसको कहते हैं हम लोग नियो कॉलोनिज्म का क्या एक घटना तो नहीं है? इसकी वन बाय वन हम यहां पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनके जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, क्योंकि अब थे ही बोलेंगे क्योंकि उनको अब अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब निकोलस और उनकी वाइफ को अरेस्ट किया जाता है, तो दावा यह किया जाता है कि भैया आप जो है ना विफल रहे हैं, आप सरकार चलाने में विफल रहे हैं, आपके अंतर्गत ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वैश्विक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। अच्छा, इसी के इर्द गिर्द एक और भी घटनाक्रम जो हुआ था, एक घटना घटित हुई थी। आप सभी को पता होगा कि जब इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार, इस वर्ष मतलब 2025 का जब नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, तो मारिया कोरिना मचादो को जब दिया गया था, उसके पीछे भी यह तर्क था कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि जो मचादो हैं, जो मैडम हैं, वो तो विपक्ष वाली थी, सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जितने भी काम किए, जो भी उन्होंने आगे चलकर जो वर्क किया होगा, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तब कयास यह भी लगाए जा रहे थे, क्या यह नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाना था? डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उसने इतने सारे, ये डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं या फिर उनके जो युग हैं, वेल विशर है, उनका मानना था कि भाई हमने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमको दिया जाना था, आपने तो कोरिना मचादो को दे दिया। और मामला और जब तुल पकड़ता है, जब वो खुद कोरिना मचादो कहती है कि भाई ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ना, उसका श्रेय तो हम डोनाल्ड ट्रंप को ही देंगे। इसलिए कयास यह लगाए जा रहे हैं कि कहीं एक सोची समझी रणनीति तो नहीं है कि पहले हम मारिया कोरिना मचादो को हम पहले नोबेल पुरस्कार दिलाते हैं, वो थोड़ा सा लोगों को मोबिलाइज करे, वहां के जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ कुछ माहौल बनाए, हम नोबेल पुरस्कार दें, नोबेल पुरस्कार देने के बाद ये न्यूज में आए और दिखाए कि हाँ सचमुच हमने तानाशाह से हमारे देश अर्थात वेनेजुएला को मुक्त किया। देखिए, ये सब घटनाक्रम कितना सही है, कितना गलत है, उसकी चर्चा, उसकी पड़ताल तो हम करेंगे ही, लेकिन जिस आधार पर इसको बंदी बनाया गया, इसको अरेस्ट किया गया, उन आधारों की पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो है, जो एक ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि देखिए आप सब में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी, पीएससी या फिर ऐसे एग्जाम फाइट कर रहे होंगे जिसमें मेंस लिखना है। मेंस यदि आप लिखते हैं, यूपीएससी का जो ऐसा पेपर होगा जिसमें आईआर वाला पार्ट आता है, पॉलिटी वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरा एक ऐसा पेपर जिसमें सीजीपीएससी होता है, जिसमें आप लोग पेपर 7 पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसके अलावा ऐसे वाले पार्ट में भी इसको पूछा जा सकता है। तो पॉइंट वाइज, बिंदुवार आप इन सभी चीजों को नोट जरूर करते चलिएगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर देखते हैं इस ऑपरेशन का नाम, जिसको चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, यानी कि चलाया गया है अमेरिका के द्वारा, इसका नाम क्या है? तो बेटा नाम सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यानी कि जितने भी चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, सबको रिजॉल्व करना हमारा लक्ष्य है, हमारे इन द सेंस अमेरिका का, यूएस का लक्ष्य है। तो ऑपरेशन का नाम तो सबसे पहले याद रख लेना, वनडे एग्जाम भी अगर कोई दे रहे होंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। दूसरा, इस पे जिन जिन चीजों का आरोप लगाया गया है, मतलब जिस कारण से हमने आपको अरेस्ट किया है, जिसके कारण से उस राष्ट्रपति को अरेस्ट किया गया यूएस के द्वारा, वो आरोप थे। सबसे पहले तो साइबर हमला की उन्होंने बात करी कि भाई आप जो है बहुत ज्यादा साइबर अटैक करते हैं हमारे इंडियन, सॉरी हमारे यूएस नेवी को, हमारे यूएस मिलिट्री सिस्टम एंड ऑल, हमारे बहुत सारी जगहों पे आपके बहुत सारे साइबर अटैक होते हैं, और ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि दुनिया में करते हैं। तो आप लोग ये काम बहुत गंदे तरीके से करो, वेनेजुएला वाले लोग, इसलिए आप इसके लिए दोषी हैं। दूसरा यहां पर बोला गया हवाई सुरक्षा का, मैंने पहले ही बताया ना कि ये जो आपके वेनेजुएला वाले जो लोग हैं, ये हमारे एसईएडी का, यानी कि हवाई सुरक्षा का, ये लोग यार बहुत गलत फायदा उठाते हैं और उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इंसर्शन यानी कि वही अवैध तरीके से आप जो है अंदर घुसते हो अलग अलग चीजों को, लाइक मतलब आप कहीं ना कहीं, चाहे वो ड्रग तस्करी की बात कर लो, चाहे आप मानवतावादी विचारों की बात कर लो, चाहे आप सोशलिज्म की बात कर लो, आप सभी चीजों पर हमारे और साथ ही साथ दूसरे देशों के लिए खतरा हो। इसीलिए हम आपको, यानी कि निकोलस को, उस देश के, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हम क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे। ये इनका कहना था, मतलब ये सारे सारे इनके प्रमुख कारण थे जिसके कारण से इसको क्या किया गया है? अरेस्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सर, वेनेजुएला वेनेजुएला ये सब बातें हो रहा है, कहीं इसके पीछे कोई दूसरी कड़ी तो नहीं है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना
कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। तो ये सब तो एक देखो क्या होता है ना कि अगर किसी को वैध तरीके से यदि आपको अरेस्ट करना है तो कुछ ना कुछ बहाना तो आपको बनाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है वो एक्सक्यूज सही हो या गलत हो, डजंट मैटर। लेकिन असली मलाई तो कुछ और है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब आप इतिहास पढ़ते हैं, डलहौजी ने बहुत सारी जगह को एनेक्स किया, बहुत सारी जगहों को हड़प लिया, लेकिन अवध उससे हड़पा नहीं जा रहा था। जब अवध उससे हड़पा नहीं जा रहा था तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई तुम्हारे यहां कुशासन है, बैड गवर्नेंस है। और देखो झांसी, सतारा, पुणे एंड ऑल, दूसरी जगह जैतपुर, बालपुर, ये सब दूसरे ऐसे जगह जिसपे तो मेरा वैसे भी रूल काम कर रहा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है, हड़प नीति तो वैसे भी वहां पे काम कर रहा है। तुम लोग जो है थर्ड कैटेगरी की जो स्टेट हो। लेकिन अवध में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, वाजिद अली शाह बढ़िया वहां पे शासन कर रहे थे। तो उसको कहा कि भैया तुम जो है ना ये शासन गलत तरीके से कर रहे हो और इसीलिए हम तुम पे हड़पेंगे और हम अपना अधिकार तुम पे जताएंगे, अवध को हम अपने में मिला लेंगे। शायद कुछ इस तरह के कयास यहां पर भी लगाए गए कि तुमने ये दुनिया जहान की चीजें करी और इसलिए तुम उत्तरदायी हो और यही कारण है कि अब तुम सत्ता चलाने के लायक नहीं हो, तुमको अरेस्ट किया जाएगा और वहां का शासन प्रशासन हम अपने हाथ में लेंगे। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वहां पर कोई उत्तरदायी सरकार या कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आ जाती जो वहां के लोगों का ध्यान रखे, वहां के लोगों का हित रखे। भैया बात ऐसी है ना कि तुम खुद पहले अपने अमेरिकन लोग को देख लो, फिर बगल देश में झांकना। लेकिन नहीं है, आपको तो दूसरे देशों में ज्यादा ताकत झांकी, अभी समझ आएगा कैसे हुआ है। ध्यान से देखते रहना पूरा वीडियो। तो यह भी माना गया है कि भाई तेल सप्लायर जो देश होते हैं, है ना, जितने भी आपके पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जिसको ओपेक नेशंस के रूप में भी जाना है, इनका खुद का एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ओपेक का भी एक पार्ट है और वन ऑफ द ग्रेट नेशन इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर, यानी कि तेल सप्लाई करने वाले, तेल निर्यात करने वाले देशों में शीर्ष स्थानों में से एक है वेनेजुएला। यहां पे बहुत अच्छी खासी मात्रा में तेलों का उत्पादन किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा भाई कि ये जो देश है ना, सऊदी अरब से भी बड़ा है। अगर ऑयल एक्सपोर्ट की यहां पर हम बात करते हैं तो सऊदी, आपने जानते हैं, सुना ही होगा। सऊदी जो है एक ऐसा देश है जो ऑलरेडी फेमस है किसके लिए, ऑयल एक्सपोर्ट्स करने के लिए। वहां के जो बड़े बड़े जो शेख रहते हैं ना, इस प्रकार से ब्लैक ब्लैक पहना, आपने देखा होगा कि तेल के बराबर वहां पे कुएं मिलेंगे। तो उसमें से भी आगे कौन, वेनेजुएला। तो कहीं ना कहीं यह बात ध्यान में रखा जा रहा है कि भाई इसके पहले भी इन्होंने एक देश को, ईरान को भी इन्होंने ऐसा कुछ किया था, सॉरी इराक को भी इन्होंने ऐसा कुछ किया था। क्या पता अब बारी वेनेजुएला की तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक क्या है, ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं मैं, ऑलरेडी ये घटनाक्रम पहले भी हो चुका है 2003 में, याद करो 2003 में ये सद्दाम हुसैन वाला घटनाक्रम। अगर आप लोगों को, हालांकि देखो इन लोग तो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन लोग कहीं ना कहीं तानाशाह लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनकी एक छोटी सी गलती, अमेरिका या इन जैसे जो भारी जो पूंजीवादी देश होते हैं, उनके लिए कैसे ये एक हथियार बन जाता है। हथियार इन द सेंस, भाई तुमने ऐसा किया, अब हम तुमको नहीं बख्शेंगे। और अगर ऐसा देखा जाए ना, तो ये सारा काम यूएन का होना चाहिए, इंडिविजुअल किसी एक देश का नहीं होना चाहिए। मतलब यूएन इस पे इंटरफेयर करे, यूनाइटेड नेशन इस पे इंटरफेयर करे कि भैया तुमने ऐसा सा क्यों किया करके। हमको भी पता है कि यूएन में मेन जो रोल है यूएस को होने वाला है, बट एज अ यूएन जाना, एज अ यूएस क्यों जाना। तो यहां पर भी आपने देखा होगा इसका भी खात्मा किया जाता है। और चेहरा भी लगभग दोनों अमेरिका, ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों भाई भाई टाइप के पुनर्जन्म हुआ करके। तो जो इराक में हुआ था, क्या इस प्रकार की चीजें अब होने को है, क्या यह इराक को, इराक जैसी घटना को दोहराया जा सकता है, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले जहां पर हमने छोड़ा था वापस यहां पर आते हैं। तो ये जो देश है वेनेजुएला जो है, ये एक बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज है। अगर यहां पर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से, कि लगभग 303 बैरल जो यहां पर जो तेल है उसका प्रोडक्शन यहां पर किया जाता है। और हमने कहा कि भाई ये कोई एक प्रकार के काउंटर अटैक नहीं था, मतलब जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं वेनेजुएला पर एक काउंटर अटैक किया गया है, इसको दुश्मन के तहत इस देश पे जो है वो कब्जा किया जाने की बात की जा रही है, या फिर इस पे हमला किया जा रहा है। तो मेरा मानना है ऐसा कुछ यहां पर नहीं था। एक्चुअली ये जो देश जिस पर ये काम किया गया, मतलब यूं कहें कि इस पर जिन्होंने अटैक किया, अमेरिका ने अटैक किया, तो यह एक लॉ इन्फोर्समेंट था, ना कि विरुद्ध युद्ध। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज को, है ना, चाहे नार्को टेररिज्म की बात कर लो, चाहे आप कुछ ऐसे लोकतंत्र जो खतरे में था आप उसकी बात कर लीजिए, क्योंकि इसीलिए कि क्या मिला था, इसी के लिए जो है ना, कोरिना मचादो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपके यहाँ से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा माइग्रेट भी कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, है ना, आप ड्रग्स पदार्थों को क्या कर बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हो और युवाओं में गलत आदत लग रही है। तो इसके कारण जो आपका देश तो बर्बाद हो रहा है,
साथ ही साथ हमारा देश भी बर्बाद हो रहा है। लोग यहां से, वेनेजुएला ज्यादा दूर नहीं है, वेनेजुएला आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में बिल्कुल टॉप का नेशन है, दक्षिण अमेरिका का ये बिल्कुल ऊपर में है। और यहां से लोग भग के पनामा होते हुए कहां पे आएंगे, ये मैक्सिको, मैक्सिको के यूएस आएंगे। तो कहीं ना कहीं भैया उसका खामियाजा तो मुझे भुगतना पड़ रहा है। मतलब कल के देश में, बांग्लादेश में स्थिति खराब होती है, पाकिस्तान में स्थिति खराब होती है, तो भारत उस पर चिंता जाहिर करेगा, क्योंकि तुम लोग यार भग के हमारे देश में आओगे, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ाओगे, आबादी बढ़ाओगे, तो हमारे पड़ोसी भी शांत रहने चाहिए, हमारे से पड़ोसी भी थोड़े से सही सलामत होने चाहिए, हमारा भी कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य के तहत डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मैं इन्हीं कर्तव्यों का पालन करते हुए मैं ये सारा चीज कर रहा हूं भाई, ये जो मैंने ऑपरेशन शुरू किया है ना, ये इसीलिए किया है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आप लोगों को रणनीतिक वास्तविकता भी बता दी आप लोगों को कि भैया कि ये जो देश है सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, और सबसे भी, उससे भी बड़ा जो एक मजेदार जो बात है वो ये है कि इसको ना चीन का अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। चीन और रूस जैसे जो देश हैं वेनेजुएला से काफी सस्ते दामों पर कच्चा तेल का आयात करते हैं, मतलब यहां से तेल खरीद कर ले जाते हैं। तो ये बात कैसे नागवार गुजरेगा अमेरिका को, लगेगा ना भैया यार हमारी जो दुश्मन है या हमारी जो सौतन है वो साला तुमसे गुटरगु कर रही है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा भैया, हमारे रहते तुमको तेल सप्लाई करने है तो तुम हमको करो, हम तुमको देते हैं वो दाम। तो ये चीज कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक जरूर रहा है। बात कर लेते हैं इसके ऐतिहासिक संघर्ष की। तो देखिए वेनेजुएला में ये चीजें अभी हो रही है ऐसा नहीं है, इसके पहले भी क्योंकि देखो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री तो ये पहले से है, इसके पहले भी वर्ष 1920 से 30, मतलब जब भारत आजाद नहीं होता तो उसके पहले भी अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता था, दिखाता रहा है दुनिया को। जापान जैसे देशों तो वजह वो बम फेंक सकता, फिर तो ये छोटे मोटे देश हैं। तो 1920-30 के दशक में अगर हम देखेंगे, जिस समय बहुत ज्यादा रिसेशन भी आया था, इस दौरान भी लगभग 90% से अधिक, लगभग 98% जो नियंत्रण था वो अमेरिकी देशों का या यूएस का था। दूसरा, जब यहां पे इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि जब संप्रभु यानी कि खुद के नियंत्रण में जब आया, ये 70 का लगभग दशक था। अब एक चीज बताओ मुझे, ये आम जनमानस की एक कहानी है, ये जनरली लोगों में भी होता है भाई, जिसको आप बहुत प्रेम किया करते थे, जिसके साथ आप समय गुजारते थे, है ना, और अचानक पता चलता है कि अब वो किसी और की प्रेसी है या किसी और का प्रेमी है, तो आपको तो दुख होगा ना, आपको लगेगा ना भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई इस पर मैंने अपनी पूरी जान दी है, मैंने इसको न्यौछावर करे, मैंने इसके साथ समय गुजारा, मैंने इसको टाइम दिया, आज कोई और इसको रन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसी गतिविधि करोगे और वो समय आ भी जाता है। यहां पर जब पूरी तरीके से निष्कासन कर दिया जाता है, निष्कासन होने के बाद फिर ये भाई साहब आते हैं, निकोलस आते हैं, और निकोलस भी, इनका भी चुनाव जो है वो विवादों में रहा है। मतलब ये वोट चोरी की आदत भैया सबको लगी है, एक हमारे देश में समस्या नहीं है, ये वोट चोरी सभी जगह हो रहा है। आप याद करो, एक ऐसा देश था, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद है, शायद लिबिया था जहां तक मुझे पता है, वहां पे भी जब बहुत ज्यादा अति हो गया था, मतलब यार एक आदमी चुनाव जीत रहा है, चलो एक बार जीता, दो बार जीता, तीन बार जीता, भाई 30-35 साल से वही जीत रहा था चुनाव। मतलब अभी लोग इतने भी वो नहीं हुए यार कि मतलब कि ऐसे कैसे इसको वोट मिल जाएगा। फिर जनता भड़क जाती है, उसको उखाड़ फेंकती है और उसका सीधा मतलब हथियारों से उसको मर्डर कर दिया जाता है, इतना खतरनाक स्थिति आती है। अभी कोई अफ्रीकी कंट्री में भी कोई चुनाव हुआ था, एक राष्ट्रपति है, विवादित है, महिला है, नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अफ्रीका की ये कंफर्म है। तो 97% वोट पाती हैं और कहा जाता है कि उसके खिलाफ विरोध है। भाई 97% वोट मिल रहा है तो विरोध कौन, मतलब समझो ना, अगर लोग विरोध करें मतलब 97% कैसे आ सकता है। तो सेम यहां पर भी निकोलस को भी मतलब माना गया कि निकोलस ने भी लोगों की आवाज दबाने का काम किया। पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था आपको, डेमोक्रेसी यहाँ पे खतरे में थी, उसने इस टाइप के एंटी डेमोक्रेसी वाली चीजें करी, है ना। मचादो जो है, मतलब मारिया कोरिना मचादो जो है आगे आती हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार उसको दिया जाता है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका ने इस पर ये लगाम लगाया और उसको अरेस्ट किया। ठीक है, चलिए, अब एक और जो चीज है, मतलब जो इनका बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं कि जो मादुरो का यानी कि निकोलस मादुरो का जो दौर था वो क्या था। तो इनका जो दौर था ये तो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। अगर यार आपके देश से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक देश से मतलब एक जगह से दूसरे, जैसे बिहार को क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा, जस्ट बिकॉज ऑफ माइग्रेट। जो भी सरकार वहां पर आती है लोग माइग्रेट कर जाते हैं वहां पे, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, वहां की व्यवस्था आप सुचारू रूप से चला नहीं पाते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं इसलिए प्रॉब्लम भी होता है। तो सेम यहां पर भी हो, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, ठीक है ना। अमेरिका ने बहुत सारे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका के द्वारा लगाया गया, ठीक है ना। इनकी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा गिरावट, आप लोगों को पता होगा खतरनाक रिसेशन आया था वेनेजुएला में अभी कुछ समय पहले, आपको जान के आश्चर्य होगा कि भैया रोटियां जो हैं ब्रेड जो है वो $20,000 तक मिल रहे थे, $20,000 तक मिल रहे थे। सोचो ये खतरनाक टाइप की स्थिति हो गई थी। तो बड़ी अजीब स्थिति यहां पर आई थी, है ना।
और अमेरिका जो है वो विरोधी धुरी था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका चीन से और रशिया से, है ना, ये देख सकते हो, ये चाइनीज भाई साहब है और ये रशिया भाई साहब है। तो भैया ये दोनों तो किसके विरोधी हैं? ये अमेरिका के विरोधी हैं, या यूं कहे कि अमेरिका इसका विरोधी है, एंटी अमेरिकन है भाई इन लोग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों जो नेशंस हैं ये सब के सब साम्यवादी देश हैं। मतलब भले कुछ लोग चाइना और रशिया की विरोध की बात करें, लेकिन नहीं, दोनों भाई भाई है भैया। दोनों जो हैं वो कम्युनिस्ट नेशन है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट की तरह ही रहेंगे, जबकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वो हालांकि इनकी डेमोक्रेसी अलग है। हमारे यहाँ जैसे संसदात्मक प्रणाली है, उनके यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली, मतलब उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है, हमारे यहाँ जो है वो पार्लियामेंट्री रूल है। वो बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बट है तो डेमोक्रेसी दोनों। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो भाई साहब हैं, ये कौन है? वेनेजुएला के हैं, और ये चाइना और रशिया, इनको सीआर पसंद है। सीआर मतलब चाइना और रशिया पसंद है। तो ये भी एक कारण था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनकी निकटता चीन और रशिया से ज्यादा है, चीन और रशिया ज्यादा इससे इंपोर्ट करते हैं, इसलिए भी अमेरिका कहीं ना कहीं इसको टारगेट किया है। ठीक है, चलिए, तो हमने अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जब घटनाक्रम हो रहे हैं तो सर क्या बाकी देश ऐसे ही बैठे हैं क्या? बाकी देशों को कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी देशों को भी मतलब है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये लिथियम के लिए फेमस, मतलब और भी बहुत सारी चीजें आए हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये अमेरिका की बात करो, देखो वेनेजुएला तो तुमको यहाँ पर मिलेगा, दिस इज वेनेजुएला। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि सर और भी क्या दूसरे दक्षिण अमेरिकी देश प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, बोला हाँ जी हाँ, बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये इसको कहा जाता है, ये पूरे साउथ अमेरिका को इसको कहा जाता है लैटिन अमेरिका। एक्चुअली साउथ अमेरिका नहीं, लैटिन अमेरिका मतलब ये होता है कि ऐसे देश, ऐसे अमेरिकन देश जहां पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती। वो सर अंग्रेजी नहीं तो क्या बोला जाता है? जहां पर अंग्रेजी के अलावा आप चाहे फ्रेंच बोलिए, स्पेनिश बोलिए, इटली इटालियन बोलिए, आप पोर्टुगीज बोलिए, कोई भी लैंग्वेज बोलिए, उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक आध देश को छोड़ दो तो लगभग लगभग पूरा साउथ अमेरिका क्या बोलता है? अंग्रेजी को छोड़ के दूसरी भाषा बोलता है। इसलिए यह संदर्भ ले लिया जाता है कि साउथ अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहते हैं। लेकिन आपको मैं फैक्चुअल चीज बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ दे क्या पूरे दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहा जाता है, तो बोलना ना सर, लैटिन अमेरिका वही देश होंगे जहां पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती, जहां पर इंग्लिश नहीं बोला जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैटिन यानी कि साउथ अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा। इस चीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। क्या पता ये ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो, क्या पता ये चीज हो सकता है ना, इराक जैसी स्थितियां यहां पर भी निर्मित हो सकती हैं। इसको बताया गया था कि जनसंहार के आपने हथियार यूज किए थे, है ना, दैट इज वाई। और इसको बताया गया कि आपने नार्को टेररिज्म कहा, लोगों में नशे की आदत आपने डाली, दैट इज वाई हम आपको जो है अरेस्ट कर रहे हैं, हम आपकी चीजों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल यह है कि सर कौन इनको समर्थन करता है, कौन इनके विरोध में और कौन तटस्थ है? क्योंकि भारत की भूमिका पर भी तो सवाल आएंगे ना मेरे दोस्त, हम तो इंडियंस है ना, हम तो भारतीय हैं, तो हमारी भूमिका पर भी तो सवाल आएंगे कि हम इसको कैसे डील कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वो देश है, ये वो सारे नेशंस है जो क्या कर रहे हैं? अमेरिका के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। आपको देख के लगेगा अरे इतने सारे देश, अरे का इतने सारे देश भाई, ये अकेला तुम्हारा रशिया हो जाएगा, इधर तुम्हारा चाइना हो जाएगा, तो चार और यहां से एक आध दो देश और उठा लो, बस दैट्स इट, खत्म कहानी। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका ने भी इसकी आलोचना करी है। इसके अलावा और भी अन्य जो यहाँ की जो देश है वेनेजुएला के अलावा जो दूसरे अन्य लैटिन अमेरिकी देश है, चाहे आप ब्राजील की बात कर लीजिए, क्योंकि देखो ब्राजील भी कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वपूर्ण इंडिया के जो ब्रिक्स के अंतर्गत, अब ब्रिक्स वाले नेशंस की अगर आप बात करोगे तो ब्रिक्स नेशन में किन किन लोगों ने इसका विरोध किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिक्स में ब्राजील विरोध कर ही रहा है, ठीक है ना, आपका क्या बोलते हैं रशिया ये विरोध कर ही रहा है, ठीक है। इंडिया, इंडिया की हम बात करें, इंडिया तटस्थ है, इंडिया हमेशा तटस्थ रहता है, क्यों रहता है मैं बताऊंगा। सी चाइना विरोध कर ही रहा है, एस साउथ अफ्रीका कर ही रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स नेशन का इनको समर्थन तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो एकदम तय है, क्योंकि BRCS ये सीधा विरोध कर रहा है, BRCS से सीधा विरोध कर रहा है। जबकि इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया इसके लिए तटस्थ है। तटस्थ का मतलब होता है इंडिया जो है इसको बोल कि ठीक है भाई चलेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ भी नहीं और हम आपके खिलाफ भी नहीं है। अच्छा, साथ ना होने के सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि बाकी जो ब्रिक्स नेशंस में है BRCS से सीधे सीधे खिलाफ है, तो इंडियन वाले देखो यार खिलाफ है तो मैं साथ अगर जाऊंगा ना तो ये BRCS मेरे से रूठ सकते हैं, इसलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका, इसके पीछे दो लॉजिक ऐसे बताया जाता है कि मोदी की जो निकटता है ट्रंप के साथ थोड़ी है, ठीक ठाक है ना, क्योंकि वो खुद जब गए थे तो उसके इलेक्शन में अब की बार ट्रंप सरकार का समथिंग नारा भी कुछ लगा दिए थे, और कहने के थोड़े से दोनों जो है एंटी मुस्लिम एक्टिविटी पे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो इन दोनों के बीच सिमिलरिटी आ ही जाती है, चाहते ना चाहते हुए भी। और चूंकि इंडिया में मोदी का रूल है और अमेरिका में जो है ट्रंप का है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई ठीक है यार, मतलब
समर्थन भी नहीं करेंगे और विरोध भी नहीं करेंगे। और डिपेंड करता है ना सरकार से, क्योंकि वहाँ की सरकार कौन है, वहाँ पे गवर्नमेंट कौन है, ये बात बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी भी हमने लाइक ब्रिटेन सॉरी यूएस और इंडिया दोनों ने बोला कि भाई हम इसके साथ ना आगे जाएंगे ना हम पीछे रहेंगे, हम ठीक है ओके हैं करके। तो याद रखना कि इंडिया जो है वो तटस्थ, यानी चिंता जरूर बताया कि भैया ये ऐसा नहीं होना चाहिए करके, लेकिन बोला कि हम किसी का साथ नहीं देंगे, हम ठीक है ओके। आइए समझते हैं कि इसके अब आगे परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में, है ना, यूएस का सबसे बड़ा बोलबाला है। हालांकि जब कुछ ऐसा पावर, वीटो पावर एंड ऑल उसकी जब बात आएगी तब तो वो अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि देखो भाई रशिया के पास भी वीटो पावर है, चाइना के पास भी वीटो पावर है, यूएस के पास भी वीटो पावर है, तो तीनों अपना इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है किसी पावर की अगर मैं बात करूं तो खैर उतनी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर होता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों एंड ऑल इन सब की बातें करी जाती है, ठीक है ना, जिसमें हम इंटरनेशनल लाइक कोर्ट की जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका अपना दबदबा दिखा सकता है और अपने साथ अन्य देशों को भी, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव बनाता है ना, कहता है कि भैया देखो अगर मैं बोल रहा हूं मतलब तुम लोगों को भी यहां बोलना है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मेरे ख्याल से मुन्ना भाई एमबीबीएस पार्ट 2 है कि शायद, हाँ शायद पार्ट 2 है। गांधी वाला कौन सा मेरे को नहीं पता, एक बार देख लेना। तो उसको गांधी वाला जो पार्ट रहता है, तो उसमें वो सर्किट को बोलता है कि ए भाई बता ना तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सर्किट को कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो भाई को खाली इंप्रेस करने के लिए, हाँ भाई दिख रहे हैं ना। अब गांधी जी इधर खड़े रहते हैं और ये सर्किट यहाँ पर खड़ा रहता है, और सर्किट इधर देख के बोलता है हाँ भाई दिख रहा है ना, गांधी जी दिख रहा है। तो बोलता है भाई क्या कर रहे तू, मतलब जब मैं बोल रहा था तो वही है, भाई ने बोलने का तो बोलने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो अमेरिका को जितने लोग या तो सपोर्ट, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं या मजबूरी में सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका तो उससे अपना चीज करवा ही लेगा। मतलब जितना वोट अमेरिका का है उससे आप मान के चलना 2 से 3 गुना और भी ज्यादा मिलेगा। कारण क्योंकि बाकी देशों को बंदूक की नोक पे बोलो या अर्थव्यवस्था की नोक पे बोलो या जैसा बोलो, मतलब भाई अभी भी अमेरिका का ही बोलबाला है, किसमें, यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी उनके कानून बोलोगे भैया तुमने हमारे कानूनों का उल्लंघन किया है और इसलिए हम तुम पे यह कार्रवाई करेंगे। तो यही लाइन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कहीं ना कहीं यूएस की ही यहां पर जीत होने वाली है। हाँ, हालांकि जब ये लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब उस पर न्यू कॉलोनिज्म की जब हम बात करेंगे, नव औपनिवेशिकवाद की जब हम बात करेंगे, जब बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि इसने तो हथियार लिया, इसने कब्जा कर लिया है, तब जरूर इसका पुरजोर विरोध होगा, तब शायद अमेरिका को पीछे झुकना पड़ सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रमुख बिंदु इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। आधिपत्य और यथार्थवाद की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिकी अधिपत्य और उसकी शक्ति को यह परिभाषित करता है, और एक उनके एक रियल विदेश नीति का यानी कि फॉरेन पॉलिसी का एक उदाहरण है। मतलब उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी चलती है इसका उद्देश्य, हम लोग अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमने अगर देखा होगा तो नो फर्स्ट यूज, या हम पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे, ये हमारा कहना है। हम डायरेक्टली देखो, मतलब हम किसी पे अटैक नहीं करते भाई, हमको कुछ नहीं पड़ा है। सामने वाला जब हम पे कुछ करता है तब हम कहते हैं हाँ इसका अपवाद जरूर था। हमने भी ऐसा नहीं, हमने भी छोटे मोटे कांड नहीं किए, हमने भी बांग्लादेश एक नया देश बना दिया भाई, पाकिस्तान का हाथ काटा है हमने 1971 में, याद करो। और भी तब जब भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री देश पे काजिब थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक। दूसरा अगर यहां पर हम देखते तो संसाधन राष्ट्रवाद, ऑब्वियस सी बात है, ये जब कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण का प्रयास करता है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अच्छा अब ऐसा समझो कि इसको मैं थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं मैं। लद्दाख, लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां के लोग चाहते थे कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, कारण क्योंकि वहां पे लिथियम के बहुत बड़ा भंडार आपको मिला है। पूर्ण राज्य का जब दर्जा मिलेगा तो सारे राइट, सारे अधिकार कहीं ना कहीं राज्यों के पास होंगे, स्पेशली अगर उसको ट्राइबल स्टेट मिले, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ट्राइब हैं। तो फिर वहां पे खनन नहीं किया जा सकेगा, इसलिए सरकारें भी नहीं चाहती कि नहीं भैया इसको तो यूटी ही रहने दो। पहले तो पूर्ण राज्य था, बाद में यूटी बना, अब यूटी से फिर पूर्ण राज्य की यहाँ पे बात की जा रही, तो नहीं दिया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि वो चाहते हैं कि संसाधन हमारे कंट्रोल में हो। तो ठीक, यूएस भी चाहता है कि संसाधन, रिसोर्सेज जो है वो इनके कंट्रोल में हो, इनके यानी कि यूएस के कंट्रोल में हो, और इसीलिए शायद ये कदम उठाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की अप्रासंगिकता, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अगेन फिर से यूएन जैसी जो संस्था है, मतलब हमेशा यही होता है ना, अगर आपने देखा होगा तो जब यूएस के फेवर की बात होगी तो यूएन बिल्कुल मौन हो जाता है। जब ऐसे बात होती है कोई दूसरे देश की बात होती है तो अचानक यूएन एक्टिव हो जाता है। उसके पीछे का रीजन, कारण भी तो वही है, मैंने बताया ना, यूएन यूनाइटेड नेशन में यूएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है डायरेक्टली।
इनडायरेक्टली भी ज़्यादा है। कारण क्योंकि दूसरे अन्य समर्थित जो देश होते हैं, जो यूएस को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मजबूरी में या जैसे भी सपोर्ट करते हैं, तो उनके कारण उनको बाकी देशों को मजबूरी में यूएस का सपोर्ट करना पड़ता है। और यही कारण है कि यूएन जैसे एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद ये सारी एक्टिविटी या इन पर जो कयास जो लगाए जाने चाहिए, जो कंट्रोल किए जाने चाहिए, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं यूएन फेल हो जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, यूएन की सार्थकता या फिर यूएन की प्रासंगिकता क्या है। अमेरिका तर्क की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अमेरिका ने कहा है कि भाई देखिए, ये सारी चीजें हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुर्लभ खनिज हैं, ठीक है ना, भविष्य के संसाधन है, और भी नाना प्रकार की चीजें हैं। एंड दैट इज वाई वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दैट। हम बहुत चिंतित हैं। ये वही अमेरिका है जिसने, याद करो, पेरिस जलवायु शांति, जो पेरिस जलवायु सम्मेलन था, उसका बायकॉट कर दिया था। उसने कहा था कि नहीं चाहिए हमको। और यहाँ पर अपने जो है अलग अलग आंकड़े गिना रहे हैं कि देखो, हमको ये, कि हमको इसकी चिंता है, हम चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हम चाहते हैं कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये सारे इनके पैतरे होते हैं। इनडायरेक्टली शॉर्ट में मैं आपको बता दूं यहाँ पर, है ना, कि मेन जो मुद्दे की बात यहाँ पर, ये दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका का जो तर्क है ये है, बट एक्चुअल जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं तेल और ऑयल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वेनेजुएला। अमेरिका ताक लगाए हुए बैठा है, क्योंकि ऑयल को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइसिस अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, और अमेरिका चाहता है कि उनके पास पर्याप्त ऑयल भंडार रहें। और यही कारण है कि, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं चल रही है, और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें गलत है, ये हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर वो उस पर कब्जा करने का या उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो आज के सेशन में केवल इतना ही। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करें, और साथ ही साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियोस बनाने चाहिए, आने चाहिए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए कैसे टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।